ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। बजट से पहले टॉप मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशंस और साथ ही साथ बाजार पे बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये उद्देश्य है इस शो का। और हम आज जिन खास मेहमान से बात कर रहे हैं उनको आप रेगुलरली बिस्तक पे देखते हैं। अविनाश गोरक्षकर साहब हमारे साथ से मौजूद है। अविनाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ रजत, बोलिए। सर, सबसे पहले तो बजट की एक्सपेक्टेशंस जाननी थी। बाजार ना बस अभी निचले स्तर से थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या माने इट्स ओवरडन? निचले स्तरों से जो रिकवरी हुई है टिल बजट कंटिन्यू हो सकती है क्या? और ऐसा क्या आने वाला था इस बजट में जिसके कारण इतना हड़कंप मच गया और बाजार धड़ाधड़ टूट ही गया था? नहीं देखो रजत, पहली बात तो ये बजट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एफआईआईज और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक आंकड़ा बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और वो है फिस्कल डेफिसिट का। पिछले बार जो आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर ने टारगेट किया था FY26 के लिए वो 4.4% था। और जो FY27 के लिए उन्होंने कहा था कि 4.2% तक ये नीचे आ सकता है। जब भी ये फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा बढ़ता है तभी मार्केट को ये अच्छा नहीं होता। एफआईआईज इसको थोड़ा नेगेटिवली देखते हैं। तो इस बजट में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है आंकड़ा और जो काम फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, और ऑब्वियसली एवरीबडी विल बी वाचिंग कि कितना फिस्कल डेफिसिट फाइनली आता है। क्योंकि पिछले 6 महीने में क्या हो गया कि इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया के ऊपर 50% हो गई है, हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े बहुत इफेक्ट हो चुके हैं, एफआईआईज की बिकवाली हो रही है, तो काफी डॉलर्स इंडिया से निकल रहे हैं, रुपया का डेप्रिसिएशन हो चुका है। तो ये मेरे ख्याल से जो मसले हैं इसको कैसे हैंडल करके फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा फिनेंस मिनिस्टर मैडम मैनेज करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये आंकड़ा 4.5% आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को दिलासा होगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तो मार्केट को चिंता होगी डेफिनेटली। इसी कारण से मार्केट में थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है। और वैसे तो कहा गया तो बजट में अभी फिलहाल लोगों की इतनी ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है। बजट के 15-20 दिन पहले प्री बजट रैली होती है, बट इस बार तो कुछ भी नहीं था। तो मार्केट शायद वेट कर रही है कि इस बार क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी कट्स हो चुके हैं, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने काटे हैं, तो अभी क्या आ सकता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे ही मोड रुका है और उसीलिए शायद आपको ये वोलेटिलिटी दिख रही है। सर, लेकिन टॉप एक्सपेक्टेशंस तो सबकी होती है बजट से। ऐसा वित्त मंत्री क्या करने की सब अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिल जाए, ऐसे जियो पॉलिटिकल कंसर्न जो डेवलप हो रहे हैं उससे थोड़ा इंडस्ट्री को राहत भी मिल जाए और बाजार भी खुश हो जाए। आपकी टॉप एक्सपेक्टेशंस की? देखिए, पहली बात तो अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो दो तीन एक्सपेक्टेशन मैंने जॉट डाउन कर दिए। मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट सोचेगा इसके बारे में। पहला तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस एमएसएमई और एसएमई सेक्टर से बनता है। करीबन 25% हमारा जीडीपी वहां से आता है। तो हो सकता है कि एमएसएमई सेक्टर के ऊपर कोई पैकेज या कोई रियायत या कंसेशन गवर्नमेंट अनाउंस करे, क्योंकि यही से ग्रोथ आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया एनकरेज करना चाहती है। अब कुछ डिफेंस में तो ऑलरेडी चालू किया है, बट इंडियन गुड्स में मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए जो छोटे उद्योग है उनको शायद थोड़ा सा एक फिजिकल बेनिफिट आ सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, देखिए एग्रीकल्चर हमारा बेस है। मोदी जी ने पहले भी कहा है कि वो हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोई इंपोर्ट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके शायद एलोकेशंस बढ़ेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है, जहाँ पे रोड्स है, उसके बाद पोर्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सेक्टर्स पे पैसा डेफिनेटली खर्चा होगा। लेकिन डिफेंस पे हमको लगता है कि इस बार मरीन डिफेंस को लेके हो सकता है कि बड़े एलोकेशन अनाउंस हो सकते हैं। मरीन डिफेंस का मतलब है जो कंपनियां बेसिकली मरीन में काम करती है, जैसे कोचिन शिपयार्ड हो गया, मजगांव डॉक हो गया, गार्डन रीच हो गया। तो यहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा वॉच और फोकस करना चाहिए, और हो सकता है कि ये एरिया पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स आए। तो मेरे ख्याल से देखिए ओवरऑल तो हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स है, ये सिरे सारे चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगा। बट सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि शायद एग्रीकल्चर होगा और मेरे ख्याल से एमएसएमई होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी स्कोप देने के लिए बहुत कम है। तो जितना भी हो सके वो कोशिश करेगी कि सारे इन सेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा अगर बेनिफिट मिलता है तो वापस इकोनॉमी में ग्रोथ का मोमेंटम जारी रहे। शेयर बाजार में निवेशकों को कुछ मिलेगा क्या? आपकी कुछ मांग है कैपिटल गेन टैक्स को लेकर या फिर उसके टेन्योर को लेकर, उसकी अवधि को लेकर, कि 1 साल से बढ़ा दो भाई? लॉन्ग टर्म वाला तो फंस ही गया है, 1 साल में तो कुछ पैसा बना भी नहीं। और दूसरा एसटीटी, इसमें कुछ राहत दे दे सरकार।
नहीं, बिल्कुल देखिए रजत, ये बातें हर बजट में आती है और हम हर बजट में मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ आएगा। मुझे लगता है कि देखिए मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो फिर बाद में निराश होते हैं। बट मेरे ख्याल से कैपिटल गेन्स टैक्स का अगर पीरियड 1 ईयर का 2 ईयर होता है तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात रहेगी। बट अदरवाइज एक बात ऐसी भी है कि मार्केट उसको कैसे रीड करता है, तो वो इम्पोर्टेंट बात रहेगी। बट मुझे लगता है कि देखिए कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ इस बजट में आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए मार्केट भी ये मान के चला है कि डेफिनेटली कैपिटल मार्केट को लेके शायद अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ आता है तो वो बड़ा बोनांजा होगा। अदरवाइज एक बात मान के चलिए कि अगर कुछ नेगेटिव नहीं आता तो वो एक अच्छी पॉजिटिव बात मानी जाएगी, क्योंकि मार्केट में अभी लोगों को डर है कि कुछ अगर नेगेटिव आ गया तो मार्केट का मूड और खराब हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि कुछ चेंज ना करे, जो है वो ही चलता रहे। सर आपकी तो इतनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात होती रहती है, वो कुछ भी चाहते हैं ऐसा बजट में जिससे कुछ मार्केट को राहत मिले? एफआईएस वैसे नहीं खरीद रहे, जो भी पैसा आ जा रहा है वो घरेलू इंस्टीट्यूशंस का ही जा रहा है, तो कुछ तो सपोर्ट जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी मिलना चाहिए, जिसको अक्सर सरकार भूल जाती है इस तबके को। और पिछली बार तो कैपिटल गेन टैक्स को 12.5% कर दिया था। नहीं सर, देखो रजत, मुझे लगता है कि लोगों को तो चाहिए कि कैपिटल गेन्स टैक्स पूरी तरह से हटाए। और मेरे ख्याल से जो भी रेवेन्यू लॉस होता है वो कहीं और जरिए से वो रिकवर करे, क्योंकि देखिए इंडिया में 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट है। आप सोचिए, हम 140 करोड़ की आबादी वाली कंट्री है और मुश्किल से 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो सही मायने में जैसे आपने कहा कि इक्विटी को एनकरेज करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये बातें पॉसिबल होती नहीं है। और मेरे ख्याल से इस पे काफी डिस्कशन भी पहले हो चुका है। तो मुझे लगता है कि देखिए मांग तो डेफिनेटली सबकी है कि कैपिटल गेन्स टैक्स जाए, बट ये ऐसा लगता नहीं है। एसटीटीटी भी बहुत साल पहले लॉन्च हो गया था, मुझे नहीं लगता अभी वो कम होगा, या मेरे ख्याल से वो हटा ही देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी अगर रियायत मिलती है, 1 साल का 2 साल होता है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी बात रहेगी। आई थिंक मार्केट कम से कम थोड़ा सा तो बेनिफिट एक्सपेक्ट करेगा। हालांकि पूरा कैपिटल गेन्स टैक्स हटाना शायद थोड़ा सा प्रीमेच्योर भी हो सकता है। पर ये ऑप्शंस ट्रेडिंग जो करते हैं उनको भी तो बहुत चपत लगी होगी इस मार्केट में, तो उस पे भी तो ये एसटीटी वगैरह बहुत लागू है। तो ये जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज होती हैं, इसके ऊपर कुछ फैसला कड़ा हो सकता है क्या इस बजट में? वित्त मंत्री फिर से कुछ कड़ा एक्शन ले सकती हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी जो भी अनाउंसमेंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी से आई है, उन्होंने एक बात तो क्लियर किया है रजत, आप भी जानते हो कि रिटेल इन्वेस्टर को वो एफएनओ से बिल्कुल निकालना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ब्लॉकेजेस और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस अनाउंस किए। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई आम निवेशक एफएनओ ट्रेडिंग करे। तो जिनको कैपेसिटी है, जो ट्रेड कर सकते हैं, जो लॉस ले सकते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से देखिए एसटीटी भरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फाइनली ट्रेडिंग से आप कमाते हो तभी आप एसटीटी भरते हो। तो मुझे लगता है कि क्या है ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अगर कुछ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट करता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या उसको इनकरेज करने के लिए, तो वो अच्छी बात रहेगी। मुझे नहीं लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई रियायत मिलेगी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि शायद रूल्स और भी सख्त किए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट क्लियर है कि रिटेल को इसमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस समय डेवलप हो रहा है उसमें ये कि हमने ईयू के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, और हमने यूके के साथ भी पहले कर लिया था। यूएई में भी प्रधानमंत्री हो आए हैं, और वहां से भी बहुत ही अच्छे अच्छे बातें निकल, वहां की जगह यूएई में भी हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होते चले जा रहे हैं। और चाइना से भी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं अभी। डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कुछ दिख रहा होगा सर, नहीं, कि मेरे बिल्कुल को अलग कर देखिए। दिया है, बाकी सब लोग एक साथ ही घूमी जा रहे हैं, और कोई कभी कार में बैठ जाता है, कोई कभी किसी से बात कर रहा होता है। तो ये तो उनको दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री मोदी कार में बैठते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो बैठे नहीं। नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तो ऐसा है कि अभी तो काफी वक्त निकल चुका है और अभी देर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी टाइम थोड़ा सा अभी ऐसा है कि अभी वो अगले 1-2 महीने में कुछ करते नहीं है, तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। देखिए यूएस इकोनॉमी की अगर हम बात करें ना, तो ऑलमोस्ट 80% या 90% वो इम्पोर्टिंग इकोनॉमी है, यानी वो खुद कुछ बनाते नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे लिए तो अभी तकलीफ ये है कि हमने रशियन ऑयल खरीदा तो उन्होंने वापस 25% ड्यूटी लगाई। हमारा इंपोर्ट ड्यूटी अभी 50% हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अभी यूरोप की डील होने के बाद, जब ये फाइनली थोड़े महीनों के बाद इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि काफी बड़ा ट्रेड डील है, सारे देशों को एग्री करना है, सारे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स भी होंगे। बट ये एक क्लियर सिग्नल है कि सारी दुनिया अभी इंडिया के साथ हाथ मिला रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह से पॉजिटिवली ट्रेड करना चाहती है। यूएस में ट्रम्प साहब अभी भी हट के ऊपर बैठे हैं, और अगर उनका डिमांड अनरीजनेबल है तो मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए तकलीफ वाली बात होगी। लेकिन ड्रिल कम से कम मार्च एंड तक होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
नहीं, आपको सच्ची लगता है ये मार्च एंड तक हो जाए? तो स्कॉट बेसेंट जी बोल रहे हैं कि 25% के जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगे थे इंडिया के ऊपर उसको रिड्यूस कर देंगे, अब उसको हटा देंगे क्योंकि हम रशिया से तेल नहीं खरीदते। और उनके जो राजदूत थे वो बोल गए थे कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसे करके गए थे, हो जाएगी जल्दी ट्रेड डील। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत बधाई दे दी 26 जनवरी को, कि इंडिया को बहुत बधाई दी थी, मोदी साहब को भी बहुत बधाई दी थी। तो लगता है कि ट्रेड डील हो जाएगी सर, इतने आसानी से मान जाएंगे? या फिर सच्ची में फंसा के रखना चाहते हैं कि भैया ये नहीं एंगल एक बार फंसा ही दो, एक बार इस नहीं, बार तो देखिए फिर से। देखिए यूरोप के साथ जो उन्होंने किया है, आप यूरोप के टर्म्स कंडीशंस देखोगे तो यूएस के जो भी गुड्स यूरोप में जाते हैं उनको जीरो ड्यूटी लगेगी। लेकिन यूरोप अगर यूएस को एक्सपोर्ट करता है तो उनको 15% लगेगी। तो ट्रम्प साहब तो बहुत टफ नेगोशिएटर है। वो चाहते हैं कि सब कुछ सब फायदा उनको ही मिले। लेकिन हमने भी हमारे प्रधानमंत्री ने भी क्लियर किया है कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वहां पे वो बिल्कुल कोई भी इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे। और यही बात पे मुझे लगता है कि ट्रेड डील अटका हुआ। तो देखिए टाइम अभी जितना लगा है उतना ही लगेगा, और मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कुछ तो दोनों साइड्स में एडजस्टमेंट होगा। बट डेफिनेटली जो प्रिंसिपली इंडिया ने बोला है कि हम हमारे एग्रीकल्चर फार्मर को और डेयरी का जो सेक्टर है उसको हम बिल्कुल कोई थ्रेट देना नहीं चाहते, यही बात पे चीज अटकी है। बाकी सारे चीजों पे मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से देखिए ट्रम्प साहब अभी मार्च में आने का प्लान कर रहे हैं इंडिया को। हो सकता है कि तभी पर्सनली वो डील साइन करके दे दे, क्योंकि अगले महीने में मैं समझता हूँ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी बातें उनको पता है। उनको मालूम है कि दूसरे देश इंडिया के साथ ट्रीटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये भी उनका डर है कि वो ही मस्ट नॉट लूज द रेस, क्योंकि ज्यादा रुकावट से उन्हीं का नुकसान होगा। लेकिन ना जब पिछली बार वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था तो डोनाल्ड ट्रंप तब फ्रेश फ्रेश बोलना शुरू किया क्या था, उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए थे, वो तख्ती पकड़ के खड़े हो गए थे एक बार व्हाइट हाउस के सामने, उन्होंने टैरिफ बता दिए थे सारे के सारे, उसके बाद फिर पोस्टपोन कर दिया था, नवंबर में लगाएंगे सितंबर में लगाएंगे ऐसी बातें करनी शुरू कर दी थी। लेकिन वित्त मंत्री को पता था कि कुछ ना कुछ तो अब हो गया है जो अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, तो उन्होंने फिर कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाला बजट दिया। उसके बाद फिर साल अंत होते होते जीएसटी 2.0 रिफॉर्म दिया। और ये दोनों ही चीजें आम आदमी से रिलेटेड हैं, तो इस बार भी क्या कोई आम आदमी को कोई बहुत बड़ी राहत वित्त मंत्री देंगे या फिर इस बार हाथ बंधे हुए हैं? ये देखिए ऑलरेडी रजत आपको भी पता है कि जीएसटी का जो कटौती था वो बहुत बड़ा कटौती था, और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दी है। अभी आप कहोगे कि इसके बाद मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कदम तो गवर्नमेंट जरूर उठाएगा। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ केयर, ये सारे ग्रोथ सेक्टर्स है हमारे लिए। बट स्पेसिफिकली अगर आप ये कहोगे कि रिटेल को और थोड़ा कंजम्पशन के लिए बूस्ट मिले, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जगह है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी Q3 में जो एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स अच्छे आएंगे, अभी तक पूरी तरह से उसका इम्पैक्ट आया नहीं है। आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए, बैंक्स देखिए, डिस्क्रिशनरी बाइंग देखिए, तो अभी भी थोड़ा सा बाइंग स्लो है। और मैनेजमेंट कमेंट्री जो हमने सुनी है उसमें यही कहा है कि शायद जनवरी और मार्च के क्वार्टर में थोड़ा और ग्रोथ मोमेंटम आएगा, बट अक्टूबर टू दिसंबर में इमीडिएटली कुछ आया नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा वेट करना चाहेगी कि सारा बेनिफिट रिटेल लोगों के हाथों में पहुंचा है कि नहीं, सही मायने में प्राइसेस कम हो गए कि नहीं। तो ये सारी बातें को स्टेबलाइज होने के लिए कम से कम 2-3 महीने और लगेंगे। तो बड़ी उम्मीद मत रखिए कि रिटेल को कोई बड़ा और पैकेज आएगा, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है ना, एक्सपोर्ट गिरने के बाद, ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई मीन खिंचाई है पैसों की। तो इतना इजी नहीं होगा और कोई कंसेशन देने के लिए। तो मतलब टैक्स वगैरह राहत वगैरह सब कुछ भूल जाएं फिर तो, चाहे नए हैं चाहे ओल्ड हैं, वैसे के वैसे ही, मतलब नए रिजम या फिर ओल्ड रिजम वाले बस ऐसे ही, बस इस बार हाँ, देखते रहें, बजट देखें और चुपचाप और बैठें, आम आदमी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। अभी तो रजत जी एक बात जो मैं बताना भूल गया, अभी तो 1 अप्रैल से नया डायरेक्ट टैक्स कोड जारी हो जाएगा। तो सर वहां पे लोगों की नजर रहेगी, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी काम हो चुका है। अप्रैल 1 से वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई कटौती या कोई चेंजेस आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने पूरी तरह से तैयारी की है कि नया डायरेक्ट टैक्स कोड विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम April 1। आप बार बार कह रहे हैं इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, तो उसमें कुछ कस्टम ड्यूटी कट की बात हो रही है क्या इस बार? मार्केट में ऐसी सुगबुगाहट है कि हो सकता है कि इंडस्ट्री को कस्टम ड्यूटी कट की सौगात दे दें वित्त मंत्री। देखिए क्या अभी ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, अभी यूरोप का डील हो गया है तो अभी तो क्लियर है कि कुछ देना ही पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, जहाँ पे 100% ड्यूटी होती थी वहां पे 40% होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन इंडियन कंपनीज को देखना पड़ेगा। देखिए अभी ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो सस्ता मॉडल है यूरोप से, बट जो हायर एंड लग्जरी वाले ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है वहां पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो।
और कहीं अगर कस्टम्स ड्यूटी अगर कम होती है तो जो कंपनियां ज्यादातर इंपोर्ट करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां हैं जहाँ पे काफी बैटरी को लेके दूसरे पार्ट्स को लेके इंपोर्ट होता है, तो वहां पे कोई ना कोई रियायत हो सकती है। बट मुझे लगता नहीं है कि देखिए ऑल राउंड कस्टम्स को बेसिकली एक खुली छूट दी जाएगी, एक बेंचमार्क लेवल अनाउंस किया जाएगा। यूरोप का जो डील हुआ है उसमें तो लग रहा है कि 40% ड्यूटी करके वो वहाँ की जो गाड़ियां है, वहाँ की जो ऑटोमोबाइल कंपनी उनको थोड़ा सा एक इंडियन मार्केट का फ्लेवर देना चाहती है। और ये मेरे ख्याल से डील के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमको अगर उनके मार्केट में जाके कुछ बेचना है तो हमारा मार्केट भी उनके लिए खोल खोल के रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक कस्टम ड्यूटी अक्रॉस द बोर्ड कट होगी, बट कितनी होगी वो मेरे ख्याल से आगे देखना पड़ेगा। कैपेक्स में इजाफा होगा या फिर उतना हाथ बंधे में कि कैपेक्स में भी सरकार एग्रेसिव नहीं होगी? एक पक्ष बाजार में ये सोच के चल रहा है कि नहीं कैपेक्स नहीं बढ़ेगा, दूसरा बोल रहा है नहीं एग्रेसिव रहेगी सरकार। 11.21 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स था जो पिछली बार बजट में तय हुआ था, इसमें कितना बदलाव हो सकता है इस आंकड़े में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए पिछले साल ज्यादा बड़ा नहीं, बट इस साल हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको थोड़ा रीजनेबली और बढ़ाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बहुत पीछे पड़ा है। जिस प्रकार का कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए, अभी रिसेंटली जो आंकड़े आ गए हैं उसमें एक बात तो क्लियर है कि प्राइवेट कैपेक्स ने उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को सपोर्ट कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। देखिए अगर हम 6.5-7% का जीडीपी ग्रोथ टारगेट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले में कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा बढ़े। और ये जरूरी भी है क्योंकि अदरवाइज क्या है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं करता है तो गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल से ऑप्शंस कम रहेंगे, और गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसको फंड करना पड़ेगा। पैसे कहाँ से लाएगी सरकार? आप ही तो बोल रहे हो कि कंस्ट्रेंट है इस बार, तो ये तो उधारी लेनी पड़ जाएगी, फिर बोरोइंग बढ़ जाएगी, बोरोइंग बढ़ जाएगी तो ये देखिए फिर अभी बहुत। अभी जो बातें हो रही है मार्केट में, ऐसा बताया जा रहा है कि पीएसयू को लेके डाइवेस्टमेंट का बात वापस छिड़ेगी। हालांकि पीएसयू डाइवेस्टमेंट बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट की, इतना पैसा मिला नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छी पीएसयू कंपनीज है। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो अच्छी तरह से वहां पे एनकैश कर सकती है, तो वो एक जरिया है जहाँ पे अच्छा पैसा गवर्नमेंट को मिल सकता है। बट हाँ, अगेन कितना कंसोलिडेशन उधर होगा, कौन सी कंपनीज आइडेंटिफाई होगी, कितना टारगेट होगा, क्योंकि हर बार हम टारगेट सुनते हैं गवर्नमेंट से लेकिन वो टारगेट का 50% भी गवर्नमेंट अचीव नहीं पाई है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार बात करेगी कि पीएसयू डाइवेस्टमेंट एक बड़ा जरिया हो सकता है, और हम चाहेंगे कि इससे गवर्नमेंट को पैसा मिले। पीएसयू स्टॉक्स तो पहले ही बहुत बुरी तरह कचड़ दिए गए हैं, तो पीएसयू से याद आया सर, डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ेगा, रेलवे पे सरकार बहुत एग्रेसिव है लेके कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए रेलवेज में। और हम देख भी रहे हैं वंदे भारत जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने कितने कम समय में इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल की है। इस बजट में आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो डिफेंस से और रेलवे से? और जो सबके मन में सवाल है वो ये, फिर स्टॉक्स क्यों नहीं चलते अगर एलोकेशन सरकार बढ़ाने जा रही है तो? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि क्लियरली जो सेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए बजट में क्या आएगा वो जरा डिफिकल्ट है अभी कमेंट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेक्टर्स अगले साल 2026 में अच्छा करेंगे उसमें तो एक सीमेंट हो सकता है। सीमेंट में मुझे लगता है कि कैपेसिटी और डिमांड सप्लाई अच्छी तरह से बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स वाला सेक्टर है, वो भी अभी वापस बाउंस बैक करेगा। काफी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमने देखी है। उसके बाद ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, ये डेफिनेटली आपको होगा। और रेलवेज और डिफेंस में तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली पैसा ज्यादा डालेगी, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स है जो बहुत क्रिटिकल है। और डिफेंस में तो हमने देखा है कि 3-3 महीने के बाद बड़े बड़े ऑर्डर्स डिफेंस कंपनीज को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि डिफेंस में, मरीन डिफेंस पे ज्यादा शायद इस बार गवर्नमेंट का फोकस होगा। मरीन डिफेंस यानी जो कंपनीज बेसिकली सबमरीन या वॉरशिप्स बनाती है, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गया, माजगांव डॉक हो गया, गार्डन रीच हो गया, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वो इनवाइट भी कर सकती है फॉरेन कंपनीज से, और इंडियन कंपनीज को भी कोई पैकेज अनाउंस कर सकती है। तो मोटा मोटी ये सारे सेक्टर्स पे फोकस रखना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि देखिए ये बजट एक दिन का होता है, उसके बाद पूरा 1-2 दिन जाता है समझने के लिए कि एक्चुअली क्या बेनिफिट मिला है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी जिस लेवल पे मार्केट है, मुझे लगता है कि सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करना चाहिए। अगर वो कैपिटल मार्केट होता है तो बहुत अच्छा, अगर एमएसएमई ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई बड़ी रियायत इनको देता है तो वो अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वो अच्छा कोई स्कीम अनाउंस करते हैं, जैसे मुझे याद है काफी साल पहले इन्वेस्टमेंट अलाउंस नाम की एक स्कीम थी
जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को दी जाती थी, तो ये अगर वापस री इंट्रोड्यूस होती है या उसको नए फॉर्म में लॉन्च होता है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर को एक इंसेंटिव मिलेगा नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बातें अगर गवर्नमेंट करती है, मेन फाइनेंस मिनिस्टर करती है और इम्प्लीमेंट करती है, तो मुझे लगता है कि मार्केट्स को डेफिनेटली थोड़ा सा एक रिलीफ मिलेगा। क्योंकि क्लियरली कैपिटल मार्केट डायरेक्टली अगर कोई बोले तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई बड़ी छूट मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा है। अच्छा, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हो गई कि बजट में ये होगा तो फिर ऐसा होगा मार्केट में। ऐसा क्या खराब हो सकता है और कितना खराब हो सकता है पोस्ट बजट मार्केट? क्योंकि बाजार बजट से पहले कोई प्री बजट रैली पकड़ नहीं पाई, आपने बोला। और अभी भी जब आपकी हमारी बात हो रही है तो कोई एक पुल बैक तो है, लेकिन वो लेवल्स तो हम छोड़ आए जो ऑल टाइम हाई लेवल्स थे। तो कितना डाउनसाइड मार्केट के लिए खुला है अगर बजट डिसअपॉइंट कर गया मार्केट्स को तो? ठीक है, मुझे लगता है कि बजट ने अगर डिसअपॉइंट कर दिया, मान के चलिए अगर बजट में कुछ भी नहीं आया, इट इज जस्ट अ नॉर्मल बजट जहाँ पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एफआईआईज और तेजी से स्टॉक्स बेचेंगे। इनफैक्ट जब तक इंडिया यूएस ट्रेड डील होती नहीं है तब तक उनका बिकवाली का प्रेशर जारी रहेगा। दूसरा, रुपया वीक हो चुका है, तो इनके लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए दिक्कत भी है कि बेसिकली रुपया वीक हो चुका है। तीसरा, मैं अगर देखूं तो जो प्राइमरी मार्केट का जो सप्लाई है, देखिए अल्टीमेटली मार्केट में डिमांड सप्लाई काम करता है। इतना सारा डिमांड सप्लाई पेपर आ गया है कि काफी मेन बोर्ड की कंपनियां हैं, एसएमई की कंपनियां हैं, अच्छा हो कंपनी खराब हो कंपनी, लेकिन फिर भी आईपीओ क्लियर होता है। तो ये जब तक पाइपलाइन थोड़ा कम नहीं होता है, वहां पे थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम नहीं आता, तब तक बाजार की जो पोजीशन है वो बहुत खराब है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी बाजार बढ़ता है, प्राइमरी मार्केट से और 5 या 10 आईपीओ आते हैं। अभी मार्च में मैं पढ़ रहा था कि फोन पे का आईपीओ आ रहा है, उसके बाद और बड़े कंपनीज आ रहे हैं। तो जब तक ये सप्लाई साइड से प्राइमरी मार्केट में बहुत ज्यादा पेपर आएगा, तो वो भी एक कारण है कि मार्केट बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से बजट अगर ठीक ठाक, थोड़ा सा भी ठीक ठाक आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आया तो मार्केट में बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि म्यूचुअल फंड जो भी खरीद रहे हैं, पर्सनली मुझे क्या लगता है रजत, की वो बेसिकली प्रोमोटर्स को और एफआईएस को एग्जिट दे रहे हैं। एसआईपी का जो मेहनत का पैसा है हमारा, आपका, आप इन सारे निवेशकों का, वो आदमी भरोसा करके म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है और हर दिन ये खरीदते हैं, एफआईएस बेचते हैं और प्रमोटर बेचते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, प्रमोटर भी माल बेच रहे हैं, एफआईएस भी माल बेच रहे हैं और खरीदने वाले म्यूचुअल फंड है, जहां पे रिटर्न मुझे नहीं लगता है अगले 2-3 साल आएंगे। आपको लंबा अवधि है, 3-5 साल, तो ही आप इसमें पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। क्योंकि रियल वैल्यू जो स्टॉक्स की होती है उनको गिरने दीजिए, अगर गिरा है तो कोई बात नहीं, वापस उसके वैल्यू के ऊपर और उसके परफॉर्मेंस के ऊपर स्टॉक चलेगा। बट अगर हम किसी को एग्जिट दे रहे हैं, तो ये क्लियर मेरे ख्याल से रिटेल निवेशकों के अगेंस्ट खराब बात है। इनफैक्ट मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा पैसा इस तरह इन्वेस्ट किया जाए। ये तो बड़ी बात कह दी सर। और ये अभी तो ऐसा हो रहा है ना मार्केट में कि पहले तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स को कचर के रख दिया था, तो इस समय में तो बड़ी ओवर वैल्यूड चीज है तो उसको तोड़ रहे हैं। बबल था, उसको बर्स्ट हो गया। लेकिन फिर अब तो 2026 जैसे शुरू हुआ तो लार्ज कैप स्टॉक्स की जो पिटाई हुई है, गजब पिटाई हुई, 20 दिन के अंदर अंदर ही निपटा दिए सारे लार्ज कैप स्टॉक्स। इतनी भयंकर, रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट दिखाई देने लग गया मार्केट में। तो एफएनओ वाले स्टॉक्स में भी। अब मुद्दा ये कि ये आप अगर कुछ स्टॉक्स अभी खरीद रहे हो इस करेक्शन में, इस फेज में, तो आप क्या देखोगे कंपनी में और किस तरीके से चयन करोगे स्टॉक्स का? ये सब जानना चाहते हैं कि अविनाश जी किन पैरामीटर्स पे स्टॉक्स को अब सिलेक्ट देखिए करेंगे जब कोई मोमेंटम भी नहीं है, कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है मार्केट में। तो अगर खरीदना हो तो फिर कैसे खरीदें, कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। हम भी बाजार के प्लेयर है, और आपने देखा होगा कि काफी बड़े बड़े निवेशक, नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो सब माइनस में। किसी का 50% डाउन है, किसी का 40% डाउन है। तो कोई जादू की छड़ी इस मार्केट में कोई यूज नहीं कर सकता। हर एक आदमी को मानना चाहिए कि बाजार अगर गिरा है और जोर से गिरा है, तो हर एक आदमी को अपने अपने लेवल पे नुकसान हो चुका है। अभी कौन से स्टॉक्स हमको लेने हैं, देखिए हम तो ऐसे कंपनीज देखेंगे जहां पे इनकी मार्केट डोमिनेंस बहुत बड़ी है, साइज बड़ी है, प्रोमोटर अच्छा है, कम से कम अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और इस बारे में मैं यही कहूंगा कि देखिए, जो सेक्टर्स हमने आपको कहे, जैसे कि ऑटो में हमको एमएनएम अभी भी पसंद है। अभी आज एमएनएम का स्टॉक इसलिए डाउन था क्योंकि लोगों ने समझा कि यूरोप की गाड़ियां आ जाएंगी तो एमएनएम की गाड़ियां बिकेगी नहीं। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर ऐसा होता तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पहले भी कंपटीशन को टैकल नहीं कर पाता। अभी तो मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार के उनका प्रोडक्ट मिक्स है, ट्रैक्टर में, यूटिलिटी व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। तो
देखिए गिरावट में ऐसी कंपनीज को आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, फिर लार्सन एंड टूब्रो जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स और डिफेंस प्लेयर है, वो भी एक अच्छा विकल्प है। उसके बाद होटल सेक्टर में इंडियन होटल्स है, आईटीसी होटल्स है। उसके बाद सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट है। अभी फिलहाल कोई छोटी मोटी कंपनी पे दाव मत लगाइए, अभी फिलहाल मार्केट वो लेवल पे नहीं आया है, तो मिड कैप मैं अभी अवॉइड करूंगा, लार्ज कैप पे ही पैसा लगाइए। और जो लगाना भी है रजत, मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो 25 रुपया लगाइए। जरूरत नहीं है कि आप पूरा 100 रुपया इमीडिएटली डाल, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे है हमको पता नहीं बजट के बाद क्या होगा। तो 20-25 रुपया आप डालो, थोड़ा सा शांति से बैठिए, बजट देखिए, बजट के बाद कैसा मार्केट इंप्रूव होता है, उसके बाद मेरे ख्याल से थिंग्स विल इंप्रूव। बट अगर आप मुझे फ्रैंकली पूछोगे तो मुझे लगता है कि मई जून के बाद ही मार्केट अच्छी तरह से चलेगा, तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन जारी रहेगा। और ये जो आईपीओ मार्केट में एकदम से उतरते हैं कि फास्ट पैसा कमा के निकल जाएं, बहुत ही क्विक मनी, किसी किसी आईपीओ ने तो दिया भी है, अच्छा खासा पैसा दिया है। भारत कोकिंग कोल भी आया था, उसने बहुत अच्छा पैसा दे दिया निवेशकों को, और किसी ने बहुत डिसअपॉइंट भी किया है। तो अब ऐसी स्थिति में जब मार्केट ऐसे हिचकोले खा रहा हो, तो वो जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आईपीओ में पैसा लगाते हैं, उनके लिए सलाह क्या है? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से आईपीओ मार्केट में अभी जो शॉर्ट टर्म गेन और जो इजी मनी है ना, वो तो बिल्कुल निकल गया है। अभी आप कोई मेन बोर्ड आईपीओ देखिए या एसएमई आईपीओ देखिए, मुश्किल से 10-11% की लिस्टिंग गेन मिलती है। मुझे याद है पुराने दिन में, शायद साल 1.5 साल पहले की बात थी, कि कोई इशू 100 गुना बढ़ता था तो 100% लिस्टिंग गेन होता था। तो वो तो सब गायब हो गया है। तो ये जो गिने चुने कंपनी जैसे एलजी की आईपीओ आ गया था, भारत कोकिंग कोल आया था, डेफिनेटली इनकी वैल्यूएशन अच्छी थी तो लोगों को पैसा बनाने का मौका मिला। लेकिन देखिए, मुझे यही आपको कहना है कि 10 में से सिर्फ एक या दो ही आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने पैसा बना के दिया। बाकी सारे आईपीओज में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको पैसा लगाना भी है तो बहुत सोच समझ के डालिए। हर आईपीओ में पैसा लगाने की मतलब नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आईपीओ मार्केट जब बहुत ज्यादा सप्लाई प्रेशर आता है, तब हमको पता नहीं होता कि एक हफ्ते में 5, 6, 10 आईपीओ खुलते हैं। तो ये डेफिनेटली इतना आसान नहीं है अभी इस मार्केट से लिस्टिंग गेन कमाना। अगर आपकी इच्छा है तो पोस्ट लिस्टिंग आप खरीद लीजिए, लेकिन आईपीओ में सिलेक्टिव आईपीओ पे पैसा लगाइए। और जैसे आपने कहा कि भारत कोकिंग कोल हो गया, एलजी हो गया, तो ये इसमें पैसा बना है, बट हर आईपीओ में पैसा बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सर, ये जो आपने अपनी टॉपिक्स बताई थी, एक बार अगर इसको फिर से बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए। हम बजट पिक्स का नाम देते हैं हम इस सेगमेंट को, लेकिन अर्निंग्स के लिए जो आपने बताई हुई हैं, ये उसमें लार्ज पहले, कैप और मिक्स कैप का कॉम्बिनेशन था। तो हाँ कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत बहुत पसंद हैं? देखिए, लार्ज कैप में तो जैसे मैंने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा करंट लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव है, लार्सन एंड टूब्रो अच्छा है, अल्ट्राटेक अच्छा है। और अगर आप मेरे ख्याल से मिड कैप की बात करें तो ऑटो कंपोनेंट्स में श्रीराम, पिस्टन एंड रिंग्स, काफी गिरा है स्टॉक। ऑलमोस्ट 3,000 रुपए से 2,700 के करीब आया है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, तो डेफिनेटली इसको ऐड करिए। और अगर होटल में आपको सस्ते वाले शेयर चाहिए तो लेमन ट्री है। उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, जो मैं अभी बताने वाला था कि यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, करीबन 75-80 का रेट है। तो ये छोटे मोटे शेयर्स है। अगर बैंक्स में ऐड करना है तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के और बहुत सिलेक्टिवली पैसा लगाना है। पूरा पैसा बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे है, हो सकता है कि बजट के बाद अगर बजट ठीक ठाक नहीं आया और एक्सपेक्टेशन नहीं मिली, तो थोड़ा सा और एक सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल प्रॉब्लम क्या है कि किसी को भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से, आई मीन आपको, मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्ट्री के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मान के चलिए कि कोई नेगेटिव सरप्राइज आ गया ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, या मान के चलो इन्वेस्टर्स के लिए, और कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, तो मार्केट डिसअपॉइंट जरूर होगी रजत। क्योंकि देखिए, विदाउट सेइंग एनीथिंग, अभी तो क्या है, अभी तो 4-5 दिन ही बाकी है। बट डेफिनेटली थोड़ा सा सावधानी से काम करें। सर, आखिरी सवाल ये, आप चांदी खरीद रहे हो क्या? चांदी और सोना बहुत तेज है, नहीं और लोगों के घरों में भर भर के पड़ा हुआ है चांदी और सोना। देखिए, देखिए सब चांदी अमीर और, बन चुके हैं, लेकिन ना वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं वो ऑस्पेशियस दिनों पे खरीदा जाता है। नहीं देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि सोना हो चांदी हो, मुझे लगता है कि देखिए हर एसेट क्लास की एक फेयर वैल्यू होती है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा पैसा बहुत कम समय में मिला है, तो मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट कम से कम अपना कैपिटल फ्री करिए। जिन्होंने मान के चलिए 1 लाख रुपया लगाया और अभी 4-5 लाख के प्रॉफिट पे बैठे हैं, तो कम से कम वो कैपिटल रिकवर करिए। क्योंकि देखिए, ये चांदी और सोना उस दिन गिरेंगे जिस दिन ट्रम्प ट्रेड डील अनाउंस करेगा, सारी अनसर्टेनिटी मार्केट से निकल जाएगी। क्योंकि इनका मेन रीजन जो बढ़ने का कारण यही है कि अनसर्टेनिटी। डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मेहरबानी से ही सोना और चांदी बढ़ा है। और जिस दिन ये थोड़ा सा
क्लियरली सोल्यूशन की तरह बात करेंगे। जैसे आपने देखा यूरोप में उन्होंने 10% ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने बोला था ग्रीनलैंड पे हम वॉर करेंगे, पर जैसे ही उन्होंने कहा कि हम कोई वॉर वहां पे नहीं करेंगे, हम ड्यूटी भी रिवर्स करते हैं, सब मार्केट्स इमीडिएटली बाउंस हो गए। तो मुझे लगता है कि जो गिरावट आई थी वो रुक गई। तो वैसा ही अगर सोना चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए। ऐसा नहीं कि सोना चांदी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगले 1-2 महीना और शायद तेजी हो, बट अब ये कहाँ तक जाएगा ये कोई आपको बता नहीं पाएगा। ये बेसिकली उसी इवेंट के लिए वेट कर रहा है कि जब अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी तब एक फड़क से गिरेगा, तो बहुत जोर से गिरेगा। पर ये आपको लगता है कि कमोडिटी की एक सुपर साइकिल है जो चलेगी? मेटल्स भी तो चल रहे हैं, बेस मेटल्स में भी तेजी है, और वो चाइना होल्ड कर रहा है, कोई तो ऐसी सी बातें भी करते हैं, वो जी भी देखिए अभी अपने कंपनियों देखिए को अभी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि एक्सपोर्ट कम ऐसी करो। बातें हो रही है कि सिल्वर का कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा, मोबाइल में बढ़ेगा, ईवी में बढ़ेगा, सोलर में बढ़ेगा। सर ठीक है, बट अल्टीमेटली जो भी चीज अगर आपको 6 महीने में 80, 90, 100% का रिटर्न देती है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए समझदारी उसी में है कि आपको आपका कैश फ्लो भी कमा के रखना है। क्योंकि सिर्फ अभी तो सिर्फ पेपर प्रॉफिट है, जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक वो कागज पे ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, इतना जल्दी कोई नेगेटिव होने वाला नहीं है सोना या चांदी। बट कहने का मतलब क्या है कि आप जब तक अपना प्रॉफिट वहां से वसूल नहीं करोगे तब तक ये तेजी जब गिरेगी तब आप मिस आउट कर सकते हो कि यार मैंने पहले क्यों नहीं थोड़ा माल बेचा। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए, और मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में होपफुली ट्रेड डील होगी। उसके बाद आप देख लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि जब अनसर्टेनिटी जाएगी तब मेटल्स का हाल क्या होगा, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। राइट सर, बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्री बजट अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए, साथ ही साथ बाजार पे अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।